खिलाफ हम थे, हैं और आगे भी रहेंगे। बिजली व्यवस्था हो गई फेल, अखिलेश सरकार का देखो। सरकार का एक भी काम ऐसा नहीं है जिसकी प्रशंसा की जाए। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बजट की। पिछले साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 3 लाख करोड़ का बजट पेश किया था उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। तो जाहिर सी बात है कि इस बार जब बजट सत्र में मुख्यमंत्री अपना बजट प्रस्तुत करेंगे तो ये आंकड़ा 3 लाख के बहुत आगे जाने वाला है। देश के किसी भी प्रदेश का ये सबसे बड़ा बजट है। 3 लाख करोड़ का बजट देश के किसी भी प्रदेश का नहीं है जितना उत्तर प्रदेश का है। तो इस बजट सत्र में जो बहुत लंबा चलने वाला है, 11 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। ऐसे में इस बजट के औचित्य, बजट के खर्चे, बजट के दौरान क्या क्या तथ्य रखे जाएंगे, पिछले बजट की उपयोगिता कितनी रही है, विकास के कार्य बजट के जरिए कितने हुए हैं, इस बार मुख्यमंत्री क्या एलोकेशन करने वाले हैं और जनता की उनसे एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि अखिलेश यादव सरकार की इस कार्यकाल का ये अंतिम बजट वो अपना पेश करने जा रहे हैं। तो ऐसे में ये बजट लोक लुभावन भी होगा, समाजवादी पार्टी के एजेंडे से जुड़ा हुआ बजट होगा और अगले 5 सालों में क्या वो एजेंडा प्रस्तुत करके जनता के बीच जाने वाले हैं, इसका ही बजट होगा। तो जाहिर सी बात है कि इस बार का बजट बहुत ज़्यादा लोक लुभावन और जनता के लिए पीपल्स बजट के तौर पर होगा, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पिछले बजट में खर्च कितने हुए हैं, इसको लेकर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। तो मेरे साथ 4 खास मेहमान आज स्टूडियो में उत्तर प्रदेश के बजट पर चर्चा करने के लिए विशेष तौर पर अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट्स को मैंने आमंत्रित किया है। दीपक मिश्रा, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि चुनावी साल में तैयारी क्या कर रहे हैं बजट को लेकर। मेरे साथ जाने माने अर्थशास्त्री, आर्थिक मामलों के विश्लेषक और जानकार डॉक्टर रईस सिंह मौजूद हैं। इनसे समझेंगे कि पिछले बजट में खामियां क्या क्या रह गई थी और क्या क्या ऐसी और चीज़ें हों जिससे इस बार का बजट देश में एक नया कीर्तिमान बनाए। भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने बुद्धिजीवी हृदय नारायण दीक्षित मेरे साथ विशेष तौर पर मौजूद हैं बजट पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। प्रदीप माथुर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, सदन में बहुत सक्रिय रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का मेरे साथ स्टूडियो में। दीपक, सबसे पहले तो आपसे ही शुरू करेंगे कि ये अखिलेश यादव सरकार की कार्यकाल का अंतिम बजट है, तो क्या माने ये पीपल्स बजट है? देखिए, ये जो बजट आएगा, इस बजट की जो पूर्वानुमान ये है कि इस बजट को पूरी तरीके से लोक कल्याणकारी बजट के रूप में आप रेखांकित करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि अखिलेश यादव जी ने बजट का बड़ा हिस्सा गांव और गरीब की ओर भेजा है। इस बजट में आपको किसान, गांव, गरीब और गांधी और लोहिया के विकेंद्रीकरण की झलक साफ साफ दिखेगी। समाजवादी पेंशन योजना और जैसे योजनाओं से अखिलेश जी ने ये संकेत दे दिया है कि उनका जो मूल मंत्र है सरकार चलाने का, वह यह है कि जो गरीब तबका है, वंचित तबका है, उसको सशक्तिकरण करके जो आर्थिक विषमता प्रदेश में फैली हुई थी उसको कम करें। और बजट वो कई मायनों में बहुत सफल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये अंतिम बजट है सरकार के कार्यकाल का, तो चुनौतियां भी तो बहुत है ना। तो ये चुनौतियां हैं, चुनौतियों से जूझा गया है। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से उखड़ चुकी थी। हमें जो ऋणग्रस्त अर्थव्यवस्था मिली, 2 सालों में हमने उसे पटरी पर लाया। 4 साल बाद तो ये बात न कहिए कि बता तो रहा नहीं, 4 साल बाद कहने की जरूरत है। अब तो 2 सालों तक हमने दुरुस्त किया और 2 सालों के बाद अब आप देखिए उसके परिणाम निकल रहे हैं। डॉक्टर रईस सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार की जो 4 साल का बजट रहा है, मैं आपसे उस पर संक्षिप्त में विश्लेषण जानना चाहता हूँ, उसकी उपयोगिता के बारे में। देखिए, अगर आप 4 साल का देखें तो पिछले 2 वर्षों का और उससे पहले के 2 वर्षों का, इनमें आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखेंगे। पहले के 2 वर्ष का जो बजट मुख्यमंत्री ने दिया या सरकार ने दिया, उसमें सिंपल सा एक था, लोगों के बीच वो बताना चाहते थे कि हम आपको क्या देना चाहते हैं। उसमें टैबलेट्स, उसमें लैपटॉप्स या तमाम योजनाएं। वहां पर कहीं पर भी विकासात्मक बजट की झलक मुझे नहीं दिखी थी। लेकिन पिछले जो 2 बजट आए, खास करके जो पिछला बजट था, उसमें विकासात्मक दृष्टिकोण था और विकेंद्रीकरण था। जैसे उसमें सोशलिस्टिक अप्रोच थी, उसमें एग्रीकल्चरल अप्रोच थी और उसमें इंडस्ट्रियल अप्रोच थी। लेकिन जो मुख्यमंत्री का एक टारगेट था कि हम फिस्कल डेफिसिट को कम करेंगे, हम ग्रोथ रेट को यहां तक ले जाएंगे, हम सारा मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट करेंगे। अगर इन तीनों मोर्चों पर देखो तो अभी आज मैं पढ़ रहा था कि मुख्यमंत्री शायद एक पूरक बजट भी पेश करेंगे। ये कैसी विडंबना है
कि पिछले बजट के एलोकेशंस डिपार्टमेंट खर्च नहीं कर पाए हैं और अन्य आपूर्ति के लिए एक पूरक बजट लाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है बजट एलोकेशन सफिशिएंट हो सकता है, पर मैकेनिज्म जब तक सफिशिएंट नहीं है तब तक वो डेवलपमेंट में कन्वर्जन उसका नहीं होगा। तो हम विजन के तौर पर, एलोकेशन के तौर पर, घटक वाइज उसके वितरण के तौर पर हम मान सकते हैं कि मुख्यमंत्री का अप्रोच ठीक था, लेकिन वो मैकेनाइज नहीं हुआ है इस वर्ष 2015-16 के बजट में। इसलिए जो अगला बजट है 16-17 का, मुझे लगता है कि उसमें भी मैकेनाइजेशन नहीं होगा, उसमें केवल अप्रोच एक होगी। ओके, दीक्षित जी, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर? उत्तर प्रदेश की आदरणीय जनता के मन में इस सरकार से निराशा है और अब तक जितने बजट प्रस्तुत हुए हैं उनका बहुत बड़ा भाग हर वर्ष जब भी बजट आता है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सरकार द्वारा बार बार ये स्वीकार किया जाता है कि हाँ, हम बजट के बहुत बड़े भाग को उचित लक्ष्य के लिए खर्च करने में असफल रहे हैं। सरकार बजट का बहुत बड़ा भाग खर्च नहीं कर पाई, न पिछले वाले का, न उसके पहले वाले का, न उसके पहले वाले का। जहाँ तक बात ये की जाती है कि नहीं, सरकार का अप्रोच बहुत गरीबों के लिए है, तो सरकार ने स्वयं अपनी प्राथमिकताएं, बजटरी प्राविधान बदले हैं। पहले बेरोजगारों को भत्ते की बात थी, सरकार ने उससे किनारा कसी कर ली। ऐसे ही तमाम योजनाएं, नई विद्युत की सरकार पहले चाहती थी कि विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में सरकार कुछ करेगी, सरकार उससे भी पीछे चली गई। सरकार लगातार केवल ऐसी योजनाएं जिनसे उसको प्रशंसा मिले, जिन्हें लोक लुभावन योजनाएं कहते हैं, और जो अर्थशास्त्र की भाषा में कहा जाता है कि जिससे कृषि विकास दर, औद्योगिक विकास दर समग्रता में बढ़ना चाहिए। हाँ, उसको उस दृष्टि से सरकार का पुराना वाला कोई बजट अभी तक कामयाब नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात ये कि जो सरकार चाहती थी राजकोषीय घाटा कम करना, जिसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और एक विद्यार्थी के रूप में हमारा मानना है कि राजकोषीय घाटा सरकार खत्म करना ही नहीं चाहती थी। सरकार ये चाहती थी कि किसी न किसी रूप में पॉपुलर घोषणाएं हो, किसी न किसी रूप में, और तमाम तरह की ऐसी योजनाएं जो अनुत्पादक हैं, जिनसे रोजगार का कोई सृजन नहीं होता, ऐसी योजनाएं सरकार हड़बड़ी में चली गई। और आगे आने वाले बजट से भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आप किस तरह का बजट एक्सपेक्ट करते हैं, प्रदीप माथुर जी? देखिए, और ये चूंकि उनके कार्यकाल का अंतिम बजट होगा फुल प्लेज, देखिए, तो जाहिर सी बात है कि मैं समझता हूं जी कि इन 4 सालों में पहले 2 साल तो इन्होंने जो घोषणाएं करी थी उसके अनुपालन में पैसा खर्च किया, और इस साल जो बजट लाएंगे वो फिर इलेक्शन बजट ही होगा। मैं समझ सकता हूं, चूंकि मैं समझता हूं कि आप कितने बड़े बड़े बजट क्यों ना ले आए, पर यदि आप ग्रास रूट पर जाके देखेंगे वो हकीकत में पैसा वहां लग नहीं पाता और पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चला जाता है। और दिक्कत क्या हो रही है कि मैदान में तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। या तो इन लोगों के जो ब्लॉक्स हैं समाजवादी पार्टी के, उन क्षेत्रों में डेवलपमेंट हो रहा है। हम हर बार कहते हैं कि 403 विधानसभा क्षेत्र में यदि उत्तर प्रदेश का आपको डेवलपमेंट करना है तो एक विधानसभा को यूनिट बना के 403 विधानसभा में बराबर समग्र डेवलपमेंट कराएं तो उत्तर प्रदेश आपको विकसित नजर आएगा। परंतु कुछ क्लस्टर्स में डेवलपमेंट जहां होता है तो बाकी तो प्रदेश बिल्कुल अधूरा पड़ा हुआ है। आज स्थिति देखिए, बुंदेलखंड सूखे की मार को झेल रहा है, अकाल ग्रस्त घोषित है, और यूपीए गवर्नमेंट का जो पैकेज आया था उसको भी ठिकाने लगा दिया गया, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आज स्थिति है कि हमने दौरा किया, सरकार अभी तक सो रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। क्यों? मुख्यमंत्री तो होकर आए ना, होके आए, पर अभी वहां कुछ पहुंचा थोड़ी है, जाने से थोड़ी काम चलता है। वहां पलायन हो रहा है। बुंदेलखंड के लिए बजट में कुछ अलग से प्रावधान किए जाएं? बिल्कुल, बुंदेलखंड के लिए टॉप प्रायोरिटी पे लोकेशंस करने चाहिए। वहां पर बिल्कुल मरणासन हो रही है वहां की जनता, नौजवान और लोग पलायित कर गए हैं, जानवर मरने की कगार पे है, सूखा भयंकर पड़ रहा है, तालाब सूख चुके हैं, जमीनें चटक रही हैं। वहां के कर्जे माफ तो मोदी जी को करने चाहिए, मोदी जी को तो होश ही नहीं है। मैं इस विषय पे आ जाऊंगा आपके पास। दीपक मिश्रा, एक सबसे गंभीर आरोप आपकी सरकार की कार्यप्रणाली पर यह रहता है कि बजट तो आप एलोकेट कर लेते हैं, पर सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि आप 30% से ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं, और मार्च आते आते ये स्थिति रहती है कि 25% से ज्यादा सिर्फ एक महीने में, यानी मार्च जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का मंथ होता है उसमें आप पैसे या तो लैप्स होता है या आप कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। जी, आप बजट का सही यूटिलाइजेशन आपके डिपार्टमेंट्स नहीं कर पाते हैं। देखिए, बजट का सही पैसे तो एलोकेट करा लिया आपने, खर्च क्यों नहीं कर पा रहे हैं?
बिल्कुल खर्च करते हैं। अगर हम खर्च न किए होते तो सीएजी की रिपोर्ट गलत थोड़ी कह रही है। सीएजी की रिपोर्ट किस संदर्भ में है उसको देखे बिना, पढ़े बिना टिप्पणी नहीं, मैं करना- तो खुद स्वयं आपसे जी, कह रहा हूँ कि जी। रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए। नहीं, अगर हम- 2013-14 का जो बजट है उसका 24% ज्यादा हिस्सा सरकार ने वित्तीय वर्ष के आखिरी महीने में लिया। ठीक यानी है। 75% पैसा तो आपने पूरे साल तक खर्च किया, आप नहीं खर्च कर पाए। 25% जो आपके पास रह गया वो आपने मार्च अंत में खर्च कर लिया, या अपने पास उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। देखिए, अगर हम बजट का सुनियोजित और अच्छे तरीके से उपयोग नहीं करते तो कैसे हम प्रति व्यक्ति आय में दुगने तक पहुंचते, कैसे 18% से ज़्यादा सड़कें उत्तर प्रदेश में बढ़ती और कैसे नहरों में वहां तक पानी पहुंचता। देखिए, सीधी सीधी बात है। जहां तक बुंदेलखंड की बात की गई है, खुद केंद्र से, जिसको आदरणीय दीक्षित जी ने उठाया, खुद इनकी सरकार ने नहीं, मेरा ये भी क्वेश्चन है कि आप बजट ठीक से खर्च नहीं कर पा रहे हैं। एलोकेट तो कर लेते हैं। नहीं, बजट हम ठीक से खर्च भी करते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत प्रशासनिक चूक रह जाती है, उसको हम उसको वकफाई कर देते हैं। ऐसा नहीं किया जा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आदरणीय दीक्षित जी ने जो सवाल उठाया है बुंदेलखंड के संदर्भ में, खुद इनकी सरकार की रिपोर्ट कह रही है, वो भी राज्य सरकार के पटल पर कहा गया है कि बुंदेलखंड में इस बार किसानों की आत्महत्या की घटनाएं बहुत कम हुई है, नहीं के बराबर हुई है। इनके केंद्र सरकार की 8 रिपोर्ट ऐसे कह भी रही है। आपने चूंकि क्वेश्चन किया तो मैं सीएजी की रिपोर्ट का हवाला दे दूं। 8 ऐसे विभाग हैं जिन्होंने 50 से 96% पैसा अकेले मार्च महीने में खर्च किया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने बजट का क्या हालत की होगी। देखिए, सिर्फ एक महीने में उन्होंने सारा पैसा बजट का खर्च किया, पूरे साल सोते रहे। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बजटीय कंपल्शंस हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे कोई आपदा आ गई तो हमें किसी न किसी मद का पैसा आपदा में लगाना पड़ता है। रईस जी बैठे हैं, ये बेहतर जानते हैं, मानवीय मूल्यों पे जो पैसे लगाए जाते हैं वो हम कहीं न कहीं से ले ही तो आएंगे, इसलिए कुछ मद छूट जाते हैं। डॉक्टर रईस सिंह, क्या बजट ये लोग खर्च नहीं कर पा रहे ठीक से, ये आरोप ठीक है? नहीं, अब सीएजी कह रहा है तो अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये आरोप ठीक नहीं है। और वैसे भी एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको बताएं, माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी जब मुख्यमंत्री थे, अमिताभ बच्चन जी को लगाया गया था इस पर कि मुलायम सिंह जी ने एक सरप्लस बजट दिया, आपको ध्यान होगा। तो उस समय मुझसे एक एडिटर ने कहा कि यार इस पे लिखो ये सरप्लस बजट यूपी, क्या मतलब इतना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरस हो गया। तो मैंने जब उसका अध्ययन किया तो पता लगा कि कई विभागों का जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आया था, 2006 की बात बता रहे हैं जी, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा जो था वो खर्च नहीं हुआ और वो आगे के बजट में जुड़ गया, तो पता लगा इनकमिंग ज्यादा हो गई और एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। तो हम फिर वहीं पर आएंगे कि खर्च करना, देखिए ये सरकार का काम केवल नहीं होता, ये प्रशासनिक सिस्टम का काम होता है। अगर मुख्यमंत्री, उनकी कैबिनेट और जो भी उनके सलाहकार हैं आर्थिक, जो भी प्लान बनाते हैं, उसमें हमने पिछले बजट में देखा सारे सेगमेंट को टचअप किया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि उनको ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल नहीं है जो ब्यूरोक्रेसी से वो पैसा खर्च करा पाए। एग्जीक्यूट तो उसको कराना है, एक बात। दूसरी बात आप देखिए कि बजट का कंसंट्रेशन, जैसा कि अभी प्रदीप जी ने सवाल उठाया, कुछ क्लस्टर्स बना लिए जाते हैं। हमारा प्रदेश बड़ा विविधता से संपन्न प्रदेश है। 72% से 80% के बीच यहाँ कृषि पर लोग निर्भर हैं। तो आप कृषि पर जब एलोकेट करते हैं तो सिंपल आ जाता है मृदा संरक्षण, उर्वरक। ये नहीं देखते हैं कि वहां पर अन्य किस प्रकार की जीविकाओं पर हम पैसा खर्च करें। तो ये विजन बजट में होना चाहिए, स्टार्टअप्स की शुरुआत होनी चाहिए, ये विजन बजट में होना चाहिए। पेंशन्स आती हैं, आपने एक लाइन फिक्स कर दी, लेकिन वहां कैटेगराइजेशन नहीं होता है। हमें लगता है इस वजह से लास्ट तक बजट खर्च ही नहीं हो पाता है। ब्यूरोक्रेसी खुद इस विषय पर बड़ा ही विभ्रम में रहती है, इसको कैसे खर्च किया जाए। तो क्या ब्यूरोक्रेसी इसकी राह में रोड़ा बनती है? अधिकांश बार तो उन्हीं पर आरोप लगते हैं। नहीं, एक दो चीजें आप उदाहरण कहेंगे तो 10 से ज्यादा ऐसे विभाग हैं, वक्त नहीं है, नहीं तो मैं नाम गिना देता आपको कौन कौन ऐसे लोग हैं जहां पर बजट की उपयोगिता सबसे कम है और मार्च का महीना उनके लिए बम्पर लूट की तरह होता है। नहीं, वैसे भी आप देखिए दिसंबर के बाद ये जो बिगिनिंग होती है, जैसे बजट सत्र शुरू होगा, लूट मस्ती है। ऐसे लोगों पर तो मुझे लगता है वित्तीय अनुशासन तोड़ने की FIR होनी चाहिए, बिल्कुल इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो जनता के फंड का इस तरह दुरुपयोग करते हैं, व्यक्तिगत लेजर खातों तक में पैसे दर्ज जाते हैं। बिल्कुल है, बजट के पैसे, बिल्कुल है, लेकिन ताकि पैसा लैप्स न होने पाए। लेकिन ये वही ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो सरकार के पसंदीदा होते हैं और वहां बैठे होते हैं। उनको सरकार का डर ही नहीं होता है कि उनके खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई होगी। माथुर साहब, क्या बजट का सही इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में हो रहा है? देखिए बजट एक मिनट जी, अब तक जो सरकार का 4 साल का कुप्रबंधन रहा है अर्थव्यवस्था का, लूटमार का, अराजकता का, और हमारे आदरणीय हम सबके आदरणीय माननीय मुलायम सिंह जी ने भी आरोप लगाया है मंत्रीगणों पर कि अनेक मंत्रीगण बेईमानी कर रहे हैं। क्या यूपी की अर्थनीति ठीक है? प्रदीप माथुर जी, कंटिन्यू। देखिए
सपने तो बड़े बड़े दिखाए जाते हैं और प्लानिंग भी, योजनाएं भी बड़ी बड़ी होती हैं, बातें भी बड़ी बड़ी होती हैं, पर उनका अनुपालन नहीं हो पाता। बजट का पैसा, जैसे सबने कहा, वो ठीक से खर्च अरे साहब, नहीं मैं होता। बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा, उच्च शिक्षा, समाज कल्याण तक में बजट ठीक से पूरा नहीं खर्च हुआ। नहीं खर्चा तो जब पिछले- ये खर्च अगर नहीं आप कर ट्रैक पाते रिकॉर्ड हैं, उठा लें। आप खर्च कर नहीं पाते, जब तक अनुपूरक ले आते हैं, योजनाएं पूरी हो नहीं पाती, पॉजिटिव ऑफ फंड्स की कभी कभी फंड्स वहां पहुंच नहीं पाते। लाल फीताशाही इतनी हावी है ब्यूरोक्रेसी कि वो अटकी रहती हैं। और मैं, देखिए, मुझे कहना पड़ेगा आपके चैनल्स में कि बजट रिलीज कराने के लिए भी डिपार्टमेंट्स को पैसा देना पड़ता है। घूस चलती है। हाँ, 1%। मतलब एक डिपार्टमेंट को यदि अपने इंटर डिपार्टमेंट से पैसा लाना है तो वहां भी यदि पैसा देगा तभी पैसा रिलीज होगा, वरना बाबू दबा के बैठा रहेगा। हाँ, ये वैसे गंभीर बात है। इस तरह के आरोप पहले भी लगते रहे हैं तो सरकारों ये को। मामला, क्योंकि हम अपनी जब भी कोई चीजें स्वीकृत कराते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े जोरों शोरों से स्वीकृत करते हैं। आज ही मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि आपने घोषणाएं करी, पर उन घोषणाओं का पैसा अभी तक नहीं पहुंचा। नहीं, आपकी दोस्ती चल रही, वो तो मैं समझ दोस्ती सकता नहीं चल रही, हमने तो आरोप लगा दिया उनको, दोस्ती किस बात की चल रही है। हूं। दीपक उन्हें मिश्रा, अधिकारी आरोप बदले। गंभीर है कि वित्तीय अराजकता है आपकी सरकार में। जी, किसी भी प्रकार आप इसको अनुशासनहीनता भी मान सकते हैं, जो जिसमें आपका मन करे। देखिए, किसी भी प्रकार का वित्तीय अराजकता नहीं है। यह सही है कि कहीं न कहीं थोड़ी बहुत प्रशासनिक चूक हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी जब आप समग्र रूप में देखेंगे तो यह पाएंगे कि उत्तर प्रदेश निरंतर आर्थिक दृष्टिकोण से विकास के पथ पर द्रुत गति से बढ़ रहा है। मैं एक छोटा उदाहरण आपको देता हूँ। 7.57 लाख किसानों के कर्ज माफ हुए हैं और इसमें 1,779 करोड़ रुपए गए, खर्च हुए हैं ना। दूसरी चीज, 40 लाख परिवारों तक सीधे सीधे समाजवादी पेंशन योजना के तहत उनके खाते में सीधा सीधा पैसा गया है, गिना जा सकता है। तो ये पैसे खर्च तो हुए हैं, कहाँ अराजकता है? और ये अराजकता, हाँ, अगर छिद्रान्वेषण पे उतर जाए, यदि यह मान लिया जाए कि गलत ढूंढना ही है, माइक्रोस्कोप से ढूंढना है, तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं फिर कहता हूं, एक बार फिर से, अब पूरी मतलब ताकत के साथ कहता हूं कि अब तक का सबसे ज्यादा लोक कल्याणकारी सरकार यदि कोई रही है तो ये अखिलेश सरकार रही है, जिसकी बजट से गांव झलका है, जिसकी बजट से किसान झलका है, जिसकी बजट से गांधी लोहिया का विकेंद्रीकरण निपटा है। आप गांव और शहर का अंतर देख लीजिए। पहली बार 36,000 मजरे तक बिजली पहुंची है, बल्ब मुस्कुराए हैं। केंद्र ने भी मदद की, उनका भी थोड़ा जिक्र नहीं, कर दे। मदद किया है तो दीक्षित उसके- जी को खुशी होती नहीं, देखिए, हमको खुशी ये बता दें कि क्या 1 रुपया कहीं ग्रामीण विद्युतीकरण में सरकार ने लगाया? 1 रुपया। दीक्षित जी, इस बार 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट आएगा। अगर 10% भी ग्रोथ माने तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार का जो बजट है वो तकरीबन 3,30,000 करोड़ के आसपास का होगा। तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए इतने बजट का प्रावधान करना, और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस और आप जनता करती है इस बजट को लेकर? उत्तर प्रदेश की आम जनता चाहती है कि जैसा अभी दीपक जी कह रहे थे कि नहरों की बड़ी सफाई हुई, टेल तक पानी पहुंचा। मैं दावे के साथ कहता हूं, और कई कमेटियों में भी अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि टेल तक पानी, नहरों की सफाई नहीं हुई, नहरों की सफाई का धन दूसरे लोग खा गए। वित्तीय अराजकता के बारे में मैं एक लाइन कहूँगा, जब भी सरकार बजट बनाती, जैसे इस समय बजट सरकार बना रही, तो साल भर का खर्चा कि कहाँ कहाँ से रुपया आएगा, कहाँ कहाँ रुपया जाएगा, इसका पूरा पहले से ही सोच विचार अंतिम रूप से कर लिया जाता है। सरकार हर वर्ष में, यहाँ पर आप देखें, हर साल अनुपूरक बजट लाती। अनुपूरक बजट का मतलब ही ये है कि आप जब मूल बजट बना रहे थे उस समय आपसे कुछ छूट गया है। अनुपूरक बजट संसदीय परिपाटी में तब लाया जाता है कि जो आपने मूल बजटरी प्राविधान किए थे उनमें कोई योजना कम पड़ी जा रही पड़ गई, और या फिर आप नई योजना लाए। तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार में जब भी अनुपूरक बजट आया तो पुरानी योजना को पूरा करने के लिए कम आया है, नई योजनाओं की घोषणा के लिए ज्यादा आया है। तो इसे वित्तीय अराजकता नहीं तो कहेंगे क्या कि जब आप बजट की मीटिंग कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठ रहे हैं, बजट की मीटिंग में जिलों से मांग पत्र आते हैं, अधिकारी बताते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, विधायक लोग बताते हैं, ऐसा सब पूरा कर रहे हैं प्रबंधन, तो पूरे एक साल की आप कोई कल्पना नहीं करते और आप वैसे ही घोषणा कर देते हैं। इसलिए वित्तीय अराजकता है, और वित्तीय अराजकता है ही। सीएजी कह रहा है, आंकड़े कह रहे हैं, पूरे के पूरी सरकार का इस 4 वर्ष का कामकाज आर्थिक दृष्टि से किसी भी सूरत में ना तो उचित है और ना जो संवैधानिक प्राविधान है उनकी परव्यू में आता है। और हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार जो बजट प्रदीप माथुर जी, क्या आपको लगता है कि विकास होने वाला ये सरकार कुछ प्लानिंग के साथ बजट ला रही है, या फिर जो जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि वित्तीय अराजकता है वो सही है? प्लानिंग तो हर सरकार करती है,
बिना प्लान किए तो बजट ला ही नहीं सकते, और उस प्लान में सक्सेसफुल कितने होते हैं ये देखा जाता है। इन 4 सालों में कोशिश की गई सक्सेस को अचीव करने के लिए, पर उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाई है। दोस्ती बोल रही है दीक्षित जी? दोस्ती नहीं बोल रही है, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ आपको। जी प्लीज प्लीज। पर स्थिति यह है कि अब सरकार को गंभीर होना पड़ेगा यदि वो चुनाव में जाकर वो जो सपने देख रहे हैं उनको पूरी करने के लिए। पर आप एक विषय को मैं आज कहना चाहूंगा। हाँ प्लीज प्लीज, वक्त बहुत कम है मेरे पास। जी, प्लीज वो आज जो राष्ट्रपति जी के यहाँ से एक लेटर आया जिसमें माननीय राज्यपाल जी ने वायसराय पद्धति को लागू करने के लिए विधानसभा में बोलने के लिए, हाँ, जुलूस की शक्ल में राज्यपाल पहुंचेंगे विधानसभा। राज्यपाल जी आए, आगे बैंड, पीछे बैंड, पीछे मुख्यमंत्री, आगे प्रमुख सचिव लोग, जुलूस बीच में गवर्नर साहब। तो ये बड़ा आपत्तिजनक है मामला, और ये मामला आपके चैनल पे आना बहुत जरूरी है। क्या ये सामंती टाइप की कोई सोच है? वैसे महामहिम शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं वो। इस पर मेरे पास चिट्ठी है राष्ट्रपति भवन की। नहीं, वो चिट्ठी सजेशन है, इसमें आज काफी ये कंपल्सन है कि सजेशन है? नहीं, मुझे भी जी प्लीज, आप प्लीज बोलिए दीक्षित जी, ये कंपल्सन है कि सजेशन है? सजेशन है। वैसे गवर्नर को इस तरह से जुलूस की शक्ल में जाना, अब नया दौर है साहब, इस तरह की चीजें क्या ठीक हैं, अच्छी लगेंगी? देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के सचिव ओमित पाल ने एक पत्र लिखा है जी, और यह पत्र मेरे हाथ में है। नहीं, वो हम लोग के भी भेजा गया है। आपके मैं पास, तो आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि आप लोग मामलों के एक्सपर्ट हैं, क्या ये कंपल्सन है या सजेशन है? राष्ट्रपति जी ने यह पत्र अपनी तरफ से नहीं लिखा है, उन्होंने एक कमेटी गठित की थी। कमेटी ने पूरी तौर पर उसका अध्ययन किया, सबके पक्ष सुने, और फिर उस प्राविधान को जो तो गवर्नर साहब ये वायसराय की तरह क्यों आना चाहते हैं सदन में? इसका गवर्नर से मतलब नहीं, तो चिट्ठी राष्ट्रपति की है। 1987 का जो हैंडबुक बचना चाहिए ऐसी परंपरा। गवर्नर से संबंध है ही नहीं, इसमें तो राष्ट्रपति भवन की चिट्ठी है। इसमें साहब राष्ट्रपति भवन की चिट्ठी जरूर है, पर इसमें 1987 का हैंडबुक का वर्णन है कि यदि ये होना था तो 1987 से लागू होता। 1987 से आज तक ये पद्धति क्यों नहीं लागू की? राष्ट्रपति ने एक कमेटी बनाई, क्योंकि अगर ये आपके मामला पास पत्र हो विधानसभा और राष्ट्रपति की मैंने कमेटी पढ़ा है। और मैं तो केवल एक मॉरल ग्राउंड पे कह रहा हूं कि बचना चाहिए ऐसी चीजों से। नहीं, लेकिन ये तो कमेटी ने दीपक 20 सेकंड ओनली, 20 सेकंड जी का पत्र है, 20 सेकंड ओनली। कोई लेना देना नहीं। क्या राज्यपाल को वायसराय की तरह जुलूस की शक्ल में सदन जाना चाहिए? जो व्यवस्था लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म हो चुकी थी, जो मानसिकता खत्म हो चुकी थी, एक बार पुनः क्या राष्ट्रपति ने एक बार पुनः लॉर्ड राम नाईक जी उत्तर प्रदेश में लागू करना बहुत धन्यवाद। क्या लोकतंत्र का प्रहसन है, बहुत लोकतंत्र का मजाक है, बहुत लोकतंत्र की धन्यवाद। मर्सियां निकाली जा रही है जुलूस के बहुत बहुत धन्यवाद दीपक मिश्रा, डॉक्टर रईस सिंह, हृदय नारायण दीक्षित और प्रदीप माथुर, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बजट को लेकर इस गंभीर परिचर्चा के लिए। उत्तर प्रदेश का बजट बस कुछ दिनों में जनता के सामने आने वाला है। उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव की सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। जाहिर सी बात है कि बहुत लोक लुभावन होगा, लोगों को इंतजार है, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा किसी भी राज्य का बजट है, तो ऐसे में एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ही बड़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए।